Hi, good morning, student. Today we are discuss about the next system gastrointestinal tract. मतलब आज अपन डिस्कस करेंगे जेआईटी डिसऑर्डर की. लास्ट अपन पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज. आज अपन पढ़ रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज. फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं इसोफेजाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द इसोफेगस लाइनिंग. ठीक है, उसको बोलते हैं इसोफेजाइटिस. अब डेफिनेशन देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ द lining of esophagus caused by infection or irritation of inner mucosa of inner tube. मतलब कि इन्फ्लामेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है इसोफेगस की, किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन और कोई इरिटेशन हुआ म्यूकोजा के अंदर. ठीक है, और इनर ट्यूब के अंदर कोई इन्फेक्शन, इसकी वजह से क्या होता है? इसोफेजाइटिस अक्कर होता है. नेक्स्ट है टाइप्स. रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस, the content of stomach may back up into the esophagus due to incomplete esophageal sphincter. मतलब अब देखो, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस क्या होता है कि जो कंटेंट होते हैं स्टोमक के, गैस्ट्रिक कंटेंट, वो वापस बैक फ्लो होते हैं इसोफेगस के अंदर, क्योंकि जो इनकम्प्लीट इसोफेगस का स्फिंक्टर है, जो कि अपन जब खाना खाते हैं, इसोफेगस का जो स्टोमक की जाने वाली इसोफेगस का जो स्फिंक्टर होता है वो क्या होता है? क्लोज होता है. पर वो इस कंडीशन के अंदर अगर इसोफेगस का स्फिंक्टर इनकम्प्लीट है, मतलब प्रॉपर कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाता, उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो वापस ऊपर आ जाते हैं इसोफेगस के अंदर, लाइनिंग के ऊपर टच होते हैं, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इसोफेजाइटिस. नेक्स्ट आता है इसोनोफिलिक, मतलब इट अकर विथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ WBC इन इसोफेगस इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन, में इंक्लूड मिल्क, एग, व्हीट, पीनट एंड बीफ. अब देखो, इट अकर विद हाई कंसेंट्रेट, मतलब किस इसोनोफिलिक, मतलब ये हाई कंसेंट्रेट WBC का हाई अमाउंट है, वो इसोफेगस की लाइनिंग के अंदर आता था. रिस्पॉन्स ऑफ एलर्जन, को एलर्जी की वजह से, जैसे किसी एग से एलर्जी हो, मिल्क से, पीनट से एलर्जी हो, किसी को गेहूं से एलर्जी हो, और बीफ गाय के मांस से एलर्जी हो, तो उसमें रिस्पॉन्स में क्या होता है? इसोनोफिलिक इसोफेजाइटिस अक्कर होता है. फिर आता है ड्रग इंड्यूस, इफ अक्कर it occur if a medicine remain in contact with the living lining of esophagus for a prolonged period. मतलब कि ये कब होता है ड्रग इंड्यूस इसोफेजाइटिस? जब कोई मेडिसिन है वो लंबे समय तक जो इसोफेगस की लाइनिंग होती है, लाइनिंग एरिया लेयर होती है, उनके कांटेक्ट में रहती है मेडिसिन, तो उसकी वजह से होता है ड्रग इंड्यूस इसोफेजाइटिस. जैसे नॉन स्टेरॉइड इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो स्टेरॉइड है वो क्या रहते हैं? लाइनिंग के ऊपर अटैच हुए रहते हैं लंबे टाइम तक, तो उसकी वजह से क्या होता है? ड्रग इंड्यूस इसोफेजाइटिस. नेक्स्ट आता है इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस. इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और पैरासाइटिक फॉरेन बॉडी. मतलब कि इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस किसके द्वारा? तो जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगल इन्फेक्शन, मतलब जो स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन, उसकी वजह से, और कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो फॉर्म बॉडी के अंदर होता है, उसकी वजह से होता है इन्फेक्शियस इसोफेजाइटिस. अब देखो, रिस्क फैक्टर क्या क्या कारण हो सकते हैं जो कि ये कॉज हो सकते हैं. ठीक है, फिर आता है ओबेसिटी. अगर कोई इंसान फैटी है तो उसकी वजह से, प्रेगनेंसी है, हाइटल हर्निया है. ठीक है, हाइटल हर्निया अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं. स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो वो मुकोजा को इरिटेट कर रहे हैं. फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, पहले किसी को खाने के अंदर, जैसे किसी को ग्लूटेन डाइट से होती है. ठीक है, नेक्स्ट है क्रोनिक वोमिटिंग होने हो रखी है, पाइलोरिक स्टोनिस वगैरह है, एल्कोहल इनटेक कर रहा है, स्मोकिंग वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? कॉज होते हैं, जो किसको कॉज करते हैं? इसोफेजाइटिस को. नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम. डिस्फेजिया, मतलब डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, खाने के अंदर डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इसोफेगस के जो इन्फ्लामेशन है, अगर वो नेरो हो चुका है तो डिफिकल्टी होगी. इरिटेट होगा, क्योंकि वो इनर म्यूकोसा को टच होगा तो इरिटेशन फील होगा. सोर थ्रोट, गले के अंदर साले हो जाएंगे. ठीक है, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी. ठीक है, स्टोमक पेन होगा, क्योंकि वो बैक फ्लो होगा कंटेंट का, तो स्टोमक के अंदर इलेक्ट्रोल जिसकी वजह से पेन होगा. रिगर्जिटेशन होगा, सलाइवा वापस बाहर माउथ के अंदर आएगा. ठीक है, जैसे अपन निकल नहीं पाएंगे. ठीक है, डिक्रीज, आपकी जो एपिटाइट है, वो खाने की जो हैबिट है वो लॉस हो जाएगी. चेस्ट पेन होगा आफ्टर मील, कंजेशन होगा चेस्ट के अंदर, अगर चेस्ट के अंदर कंजेशन होगा तो चेस्ट पेन होगा. हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड स्मेल फ्रॉम माउथ. एक्सक्यूसिव ब्लीचिंग, मतलब ब्लीचिंग आई, डकारे. ब्लीचिंग का मतलब जैसे खाने के बाद डकार आती है, उसको बोलते हैं ब्लीचिंग. ब्लीचिंग का एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा बार बार डकार आएगी. नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन.
डायग्नोसिस पेशेंट हिस्ट्री देखनी है कि उसके पहले से परिवार में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई पास कोई मेडिकल सर्जरी तो नहीं है, कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। फिजिकल एग्जाम्स करेंगे, हेड टू एग्जाम जिसमें अपन देखेंगे कोई वाइट साइन अल्टर तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अपर एंडोस्कोपी करेंगे जिसमें अपर एंडोस्कोपी क्या करेंगे, इट इज यूज्ड टू लुक एट द एसोफेगस। ये क्या है, एसोफेगस को विजुअलाइजेशन करने के काम आती है। टिश्यू सैंपल में बी टेकन टू असेस सीवियरिटी ऑफ डैमेज, और इसके बायोप्सी लेते टिश्यू सैंपल ली जाते हैं एसोफेगस की, जो क्या देखते हैं सीवियरिटी ऑफ डैमेज, कि एसोफेगस की लाइनिंग है वो कितनी डैमेज हुई है, उसको असेस करने के लिए अपन एंडोस्कोपी करते हैं। नेक्स्ट है बेरियम टेस्ट। बेरियम टेस्ट क्या होता है, एक्सरे आर टेकन ऑफ एसोफेगस आफ्टर ड्रिंकिंग ए बेरियम सॉल्यूशन, मतलब कि एक्सरे लिया जाता है एक एसोफेगस का, किसके बाद, एक बेरियम सॉल्यूशन ड्रिंक करने के बाद। बेरियम कोट द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस अपीयर वाइट एक्सरे, मतलब जहां पे जो बेरियम का कोट है, क्लोट है, वो शाइनिंग होता है लाइनिंग ऑफ एसोफेगस एंड अपीयर वाइट एक्सरे। वाइट एक्सरे जैसे जैसे अपन जैसे एक्सरे कर रहे हैं एसोफेगस का, जहां पे वो कोट हो रहा है, जहां पे वो शाइनिंग मार रहा है, मतलब वहां पे डैमेज है। दिस टेस्ट शो द लोकेशन एंड एक्सटेंट डैमेज ऑफ फेगस, मतलब जहां पे बेरियम है वो शाइनिंग कर रहा है, चमक रहा है, उसका मतलब ये है कि उस पार्ट के अंदर डैमेज है, लोकेशन के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है एसिड प्रोडक्शन को स्टोमक में, और अलाउ टाइम फॉर डैमेज इसोफेगस टिश्यू टू हील, मतलब कि पीपीआई क्या करते हैं, एसिड सिक्रेशन को कम करेंगे, प्रोडक्शन को बंद कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू है जो इसोफेगस के डैमेज है उनको हील होने में टाइम मिलेगा। जैसे पेंटाप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, ठीक है। जैसे आप पेंटाप्राजोल है, रेबिप्राजोल, ये सारे आप कहाँ पे देखोगे, हॉस्पिटल में जब ड्यूटी करोगे तब आपको देखने को मिलेंगे। फिर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दे रिड्यूस एसिड प्रोड्यूसिंग। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या काम करते हैं, ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में उसको कम करते हैं। जैसे एग्जांपल है रेंटिनिन, आपने बहुत बार नाम सुना होगा रेंटिनिन का। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन को कम करने के लिए आप क्या दोगे, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हो। नेक्स्ट है कोर्टिकोस्टेरॉइड टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन इन द एसोफेगस, अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए अपन दे रहे हैं। एडमिशन IV न्यूट्रिशन टू अलाउ इसोफेगस टू हील एंड टू रिड्यूस चांस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड मालनरिशमेंट, अब क्या कर रहे हैं, IV न्यूट्रिशन दे रहे हैं इसोफेगस को हील होने के लिए, और डिहाइड्रेशन और मालन्यूट्रिशन के चांस ना हो इसलिए उनको प्रिवेंट करने के लिए आप IV न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट है सर्जरी इज परफॉर्म टू रिमूव डैमेज पार्ट ऑफ इसोफेगस, सर्जरी भी कर सकते हैं अगर ज्यादा रिमूव डैमेज पार्ट ज्यादा हो चुका है, इसोफेगस डैमेज ज्यादा हो चुका है तो उसको रिमूव करने के लिए आप सर्जरी भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डिजीज है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अब देखो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज ए कंडीशन वेयर गैस्ट्रिक एंड डुडेनल कंटेंट्स एसिड ट्रेवल बैक फ्रॉम स्टोमक इनटू इसोफेगस कॉज इन्फ्लामेशन, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो आपके स्टोमक कंटेंट है वो वापस बैक फ्लो हो जाते हैं, किसमें, बैक फ्लो के आपके इसोफेगस के अंदर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। ये होता है कोई इन्फ्लेमेशन या कोई इरिटेशन के कारण जो आपका स्टोमक के कंटेंट है, गैस्ट्रिक कंटेंट वापस बैक फ्लो होते हैं इसोफेगस को, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। कॉज क्या होता है, हाइटल हर्निया होता है, फैटिक फूड इंटेक कर रहा है, आपस से खाना पाचन नहीं होगा, ऐसे वजह से स्मोकिंग है, अल्कोहल है या प्रेगनेंसी है, ईटिंग हैवी फूड ले रहा है, कोई ज्यादा एक्सेसिव खाना ले रहा है तो वापस बैक फ्लो होता है। लाइंग डाउन, आपने सो जाना, लेट जाना खाना खाते जस्ट खाने के बाद, तो उसको बैक फ्लो हो सकता है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम, अब साइंस में फैट बर्न होगा, ठीक है। रिगर्जिटेशन मतलब वापस जो भी आपने खाना खाया उसका वापस बैक फ्लो होना ही क्या कहलाता है, वोमिटिंग के थ्रू रिगर्जिटेशन। ब्लैक स्टूल, स्टूल के अंदर ब्लैक कलर का स्टूल आएगा, बर्पिंग। डिस्पेप्सिया होता है, मतलब एक्सेसिव थ्रस्ट लगना। हिकअप्स बार बार हिचकी आती है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, पेशेंट हिस्ट्री में क्या देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, बेरियम स्वालो करके देखते हैं कि कहाँ पे इसको कोई इरिटेशन या जैसे मैंने पहले बताया था कि इसोफेगस की
विजुअलाइजेशन करते हैं। ईजीडी मतलब होता है इसोफेजियल गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी, मतलब जो गैस्ट्रोडुडेनम है, ठीक है, स्मॉल पार्ट है डुडेनम, उसको असेस करते हैं। दिस प्रोसीजर डॉक्टर इंसर्ट ए थिन ट्यूब विद द कैमरा एंड थ्रू माउथ एंड पासेज इन द एसोफेगस ऑफ स्टमक एंड स्मॉल, मतलब एक कैमरा के थ्रू प्रोसीजर होता है जिसमें ट्यूब, कैमरा लगी हुई ट्यूब है, उसको इंसर्ट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के एसोफेगस पार्ट को असेस विजुअलाइज करते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आता है एसोफेजियल मोनोमेट्रेजिक, मतलब इट इज यूज टू असेस फंक्शन ऑफ एसोफेगस एंड एसोफेजियल स्पिंडल। ये क्या करता है प्रोसीजर, इसमें आप असेस करते हो एसोफेगस के फंक्शन और एसोफेगस का इंस्टिट्यूट है वो कंप्लीटली डेवलप है या नहीं, उसको असेस करते हैं। फिर आता है पीएच मॉनिटरिंग टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन एसोफेगस। पीएच मॉनिटरिंग में क्या करते हैं, प्रेजेंस देखते हैं कि एसिडिक है या एल्कलाइन सॉल्यूशन है, कि एसोफेगस की पीएच कितनी है। फिर आता है बायोप्सी, बायोप्सी करते हैं, एसोफेगस की सेल्स वगैरह लेके अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एंटा एसिड न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिडिटी। एंटा एसिड क्या होती है, एक ड्रग आती है, सिरप आती है, जो क्या करती है एसिड को कम करती है, न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। प्रोटीन पंप इनहिबिटर क्या, वो तो पता ही था, ब्लॉक करते हैं प्रोडक्शन को, गैस्ट्रिक कंटेंट को। एस्ट्रोएंटागोनिस्ट रिड्यूस करते हैं एचसीएल के प्रोडक्शन को। प्रोकाइनेटिक एजेंट क्या करते हैं, हेल्प टू स्टोमक इम्पूटी फास्टली एंड प्रोवाइड टाइटनेस ऑफ स्किन। क्या करते हैं, प्रोकाइनेटिक हेल्प करते हैं स्टोमक को जल्दी फास्टली एम्प्टी होने में और प्रोवाइड करते हैं टाइटनेस, जो स्पिंटर होते हैं इसोफेगस उनको टाइटनेस प्रोवाइड करते हैं। फिर आती है सर्जरी मिशन मिजेन फेंडोप्लाइकेशन, मतलब दिस सर्जरी इन्वॉल्व टाइटनिंग द लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, मतलब मिशन फेंडो क्या होता है, जो लोअर इसोफेगस स्पिंटर होता है उसको टाइटनिंग प्रोवाइड करने के लिए की जाती है। फिर आता है टू प्रिवेंट रिफ्लेक्स बाय रबिंग वेरी टॉप ऑफ स्टोमक अराउंड आउट द साइड ऑफ लोअर स्टोमक, मतलब आपको रिफ्लेक्स से बचना है तो आपको क्या करना है, रबिंग करना वेरी टॉप, जो स्टोमक का ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, एपिगेस्ट्रिक एरिया, वहां पे आपको रब करना है, जिससे वन साइड आउटसाइड ऑफ लोअर एसोफेगस, ठीक है, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्स नहीं होगा और बैक फ्लो नहीं होगा। फिर आता है एंडोसिंस, मतलब एंडोमाइनल गैस्ट्रोप्लाइकेशन का मतलब होता है सर्जरी टू क्रिएट ए बैरियर प्रिवेंटिंग द बैकअप गैस्ट्रिक एसिड, मतलब एंडोसिंस का मतलब होता है एक बैरियर बना दिया जाता है, एक रुकावट बना दी जाती है, एक दीवार का तरह तैयार कर दिया, जिसमें क्या होता है सर्जरी के द्वारा जो बैकअप होते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट उनको प्रिवेंट किया जाता है, वापस नहीं आते हैं वो एसोफेगस के अंदर, वहां पे एक बैरियर बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं एंडोसिंस। फिर आता है स्ट्रेडो प्रोसीजर, मतलब ए प्रोसीजर टू परफॉर्म स्कार टिश्यू in esophagus. The heat create scar tissue or damage nerve that respond to reflex or then tissue help to strengthen the muscle, मतलब स्ट्रेट अप प्रोसीजर में क्या होता है कि जो भी परफॉर्म किया जाता है, स्कार टिश्यू बनाया जाता है, हीट जो भी नर्व है वो रिफ्लेक्स को कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है रिफ्लेक्स को, उस नर्व को डैमेज कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, रिफ्लेक्स नहीं होगा और बैक फ्लो अपने आप नहीं होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेट अप प्रोसीजर। नर्सिंग मैनेजमेंट जो इसोफेजिटिस में किया था वही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइटल हर्निया। अब हाइटल हर्निया क्या होता है, इट इज द कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्टोमक थ्रू द ओपनिंग इन द डायफ्राम, मतलब कि थ्रो इसोफेगस पासेस फ्रॉम चेस्ट टू द एब्डोमेन कैविटी, मतलब हाइटल हर्निया में क्या होता है कि एक कंडीशन जहां पे जो स्टोमक का एक पोर्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से हट जाता है और डायफ्राम के अंदर एक ओपनिंग बना लेता है, थ्रो इसोफेगस को पासेस फ्रॉम इसोफेगस है वो चेस्ट से होता है एब्डोमेन कैविटी में आ जाता है, मतलब कि स्टोमक का एक पोर्शन है वो डिस्प्लेस होके ओपनिंग बना लेता है डायफ्राम के अंदर ठीक है, और इसोफेगस है वो पासेस होता है चेस्ट कैविटी से एब्डोमेनल कैविटी के अंदर आ जाता है, इसको बोलते हैं हाइटल हर्निया। अब आता है टाइप्स। स्लाइड हाइटल हर्निया, इट अकर व्हेन अपर स्टोमक और गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन आर डिस्प्लेस अपवर्ड और स्लाइड इन द साउथ ऑफ द थोरेक्स, कि जब वो अपर स्टोमक का पार्ट है और गैस्ट्रो इसोफेजियल जो जंक्शन होता है, जो गैस्ट्र मतलब स्टोमक और इसोफेगस को आपस में मिलाता है, वो क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं अपवार्ड ऊपर की तरफ, और स्लाइटली जो थोरेक्स एरिया होता है उसकी तरफ अपवार्ड हो जाते हैं इसको बोलते हैं स्लाइड हाइटल हर्निया, मतलब कि जो
स्टोमक का अपर पार्ट है और गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है, मतलब जहां पे स्टोमक और इसोफेगस आपस में मिलते हैं वो जंक्शन क्या हो जाते हैं, अपार्ट होते हैं और स्लाइटली थोरेक्स के अंदर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइट हाइटल हर्निया। 90% ऑफ पेशेंट हाइटल हर्निया है दिस टाइप ऑफ हर्निया, मतलब 90% पेशेंट होते हैं हाइटल हर्निया उनको स्लाइड हाइटल हर्निया ही होता है। नेक्स्ट आता है पेरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया। इट अकर व्हेन ऑल ओवर स्टोमक पुश थ्रू द डायफ्राम बिसाइड द इसोफेगस, मतलब ये तब अक्कर होता है जब पूरा स्टोमक का पार्ट है वो पुस्ट मतलब थ्रू द डायफ्राम, डायफ्राम के थ्रू इसोफेगस के पीछे आ जाता है, इसको बोलते हैं पेरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया। ठीक है, फिर आता है कंबाइन हाइटल हर्निया। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्लाइडिंग पेरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया, मतलब कि जो भी पेरा इसोफेजियल हाइटल हर्निया है और स्लाइड हाइटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है कंबाइन हाइटल हर्निया। फिर आता है कॉम्प्लेक्स पेरा इसोफेजियल हर्निया। In this type, complete stomach, small or large intestine, spleen, pancreas or liver is pushed up to in the chest cavity, मतलब कि जो भी complete stomach है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, स्प्लेन, पेनक्रियाज, लिवर, ये सारे क्या हो जाते हैं चेस्ट कैविटी के अंदर आ जाते हैं पुष्ट होके, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पेरा इसोफेजियल हर्निया। ठीक है, ये थे टाइप्स। हर्निया का मेनली मतलब ये होता है कि प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन इन अदर कैविटी। ठीक है, जिस अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट, अपनी जगह से ऑर्गन का हट जाना उसको बोलते हैं हर्निया, और अदर ऑर्गन की साइड डिस्सिचुएट हो जाना उसको बोलते हैं हर्निया। फिर आता है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब कॉज एंड रिस्क फैक्टर में क्या होता है, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो क्या लेता है एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेता है उसमें चांस ज्यादा रहते हैं। ड्रिंक लाइक टी, कॉफी और एल्कोहल, जो ज्यादा ड्रिंक करता है, कॉफी पीता है, एल्कोहल। परमानेंट शॉर्टिंग ऑफ इसोफेगस, मतलब अबनॉर्मल लॉस ऑफ अटैचमेंट ऑफ इसोफेगस टू द डायफ्राम, मतलब कि परमानेंट शॉर्टनिंग है इसोफेगस और शॉर्ट है जन्म से ही, तो क्या होता है अबनॉर्मल लॉस होता है अटैचमेंट ऑफ इसोफेगस टू द डायफ्राम, डायफ्राम और इसोफेगस का आपस में अटैचमेंट नहीं हो पाता। कंजेनाइटल डिफेक्ट है, कोई जन्मजात कोई डिफेक्ट है। स्ट्रेनिंग विद द कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेनिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन रहता है किसी पेशेंट को। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पेशेंट की ज्यादा एक्टिविटी नील है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करता। ओबेसिटी है, फैटी पेशेंट है, इसको हर्निया के चांस ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी है वो मेन कॉज करती है हर्निया की। नेक्स्ट आते हैं साइन एंड सिम्टम। हेड बर्न आफ्टर ए मील, जब आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद आपको हेड के अंदर पेन फील होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगा। रिकर्जिस्टेशन मतलब वापस आना, बैक फ्लो होना स्टोमक कंटेंट का, वोमिटिंग के थ्रू। डिफिकल्टी होगी। वोमिटिंग आफ्टर ए मील। इनफेंट का मतलब होता है कि डिफिकल्टी, इनफ मतलब ज्यादा डिफिकल्टी होगी स्वालोइंग करने में, इनटेक करने में, डाइजेशन करने में, वो डिफिकल्ट, इसको बोलते हैं इनफेंट। वोमिटिंग आफ्टर ए मील, खाना खाने के बाद वोमिटिंग होगी, चेस्ट पेन होगा, एनीमिया, ब्लड लॉस होगा, तो अगर वो तो एनीमिया होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करते हैं अब देखो, पेशेंट हिस्ट्री देखते हैं कि पेशेंट को पहले से कोई हिस्ट्री तो नहीं है मेडिकल, या जैसे इसोफेगस की कोई सर्जरी तो नहीं है, वो सारा देखते हैं, जिसकी वजह से इसोफेगस शॉर्ट हो गया और हाइटल हर्निया कंडीशन अराइज हो गई है। फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू अपर जीआई के अंदर बेरियम एक्सरे डाल के देखते हैं कि इसको ओपनिंग कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे ओपनिंग हुई है। अपर एंडोस्कोपी में देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन लोकेशन कहाँ पे अबनॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है, वो सारा देखते हैं। 24 आवर पीएस अपन टेस्टिंग करते हैं और मोनोमेट्रियम करते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है हर्निया का, एसिम्टोमेटाइज पेशेंट रिक्वायर्ड नॉट एनी ट्रीटमेंट, जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट होता है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फिर एसिम्टोमेटिक पेशेंट आर टोल्ड टू ट्रीटमेंट, मतलब सिम्टोमेटिक पेशेंट उसको बोला जाता है एलिवेटेड हेड ऑफ बेड, पेशेंट का जो हेड ऑफ बेड है उसको एलिवेट करना चाहिए। अवॉइड लाइंग आफ्टर मील, पेशेंट को बोलना चाहिए आपको जस्ट खाने के बाद नहीं लेटना है, आधे 1 घंटे के बाद आपको सोना है। वेट लॉस, अवॉइड ऑफ इरिटेटिंग एजेंट, मतलब आपको क्या करना है, वेट लॉस करना है, फैटी है तो
अवॉइड इरिटेटिंग एजेंट, आपको इरिटेटिंग एजेंट नहीं लेना है जो आपको इसोफेगस और गैस्ट्रिक म्यूकोजा को अफेक्ट करते हैं। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेने, कम और फ्रीक्वेंट मील लेने जिसमें सारे पोषक तत्व हो। फिर आता है मैनेजमेंट। अब ड्रग्स, एंटासिड क्या करेगी, अब आप एंटासिड लोगो, एंटासिड क्या करती है, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है स्टोमक के जो एसिड सिक्रेशन है उसको कम करती है, पीपीआई ब्लॉक करती है, H2 रिसेप्टर क्या करती है, रिड्यूस करती है प्रोडक्शन को, और प्रोकाइनेटिक एजेंट है वो मैंने पीछे बता दिया, एंटीमेटिक जो वोमिटिंग के लिए दी जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, नाइसिन फंडोप्लिकेशन, बेल से फंडोप्लिकेशन, हीट रेप्लिकेन। नेक्स्ट आता है कैंसर ऑफ इसोफेगस। अब कैंसर ऑफ इसोफेगस मतलब डेफिनेशन क्या होती है, देखो, इसोफेजियल कैंसर इज मेलिग्नेंसी ऑफ इसोफेगस, द इसोफेजियल कैंसर आर कार्सिनोमा व्हिच अराइज फ्रॉम एपिथेलियम ऑफ इसोफेगस। मतलब इसोफेगस कैंसर क्या होता है, एक मेलिग्नेंसी मतलब अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होती है इसोफेगस की, ठीक है, जिसकी वजह से इसोफेजियल कैंसर आर कार्सिनोमा व्हिच अराइज फ्रॉम एपिथेलियल ऑफ इसोफेगस, मतलब कार्सिनोमा है, ठीक है, जो कहां से अराइज होता है, जो एपिथेलियम लेयर होती है, एपिथेलियल टिश्यू होता है इसोफेगस का, वहां से अराइज होता है, इसको बोलते हैं इसोफेजियल कैंसर। अब टाइप, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, इट यूजुअली फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस नियर स्टोमक, मतलब एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस कहाँ होता है, यूजुअली फाउंड इन लोअर पार्ट, जो लोअर पार्ट होता है इसोफेगस का नियर द स्टोमक, जो लोअर पार्ट है इसोफेगस का जो स्टोमक के नियर होता है उस पर अगर कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस। फिर आता है स्क्वामस सेल कैंसर ऑफ इसोफेगस, मतलब इट इज फाउंड इन अपर टू हेड पार्ट ऑफ द इसोफेगस, मतलब अगर हेड पार्ट के अंदर इसोफेगस में अगर पाया जाता है कैंसर तो उसको बोलते हैं स्क्वामस सेल कैंसर। फिर आता है रिस्क फैक्टर, एज 65 या मोर, 65 साल का है या मोर पर्सन है उसको होने के चांस रहते हैं। मेल अफेक्टेड मोर देन फीमेल, जो मेल है वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं फीमेल की तुलना में। हैवी ड्रिंकिंग कर रहा है कोई पेशेंट, तंबाकू सेव कर रहा है, लो डाइट इन फूड एंड लो डाइट ले रहा है, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट फैटी डाइट ले रहा है उसको चांस रहते हैं। ओबेसिटी है, एसिड रिफ्लेक्स डिजीज है, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर है तो उसमें कैंसर होने के चांस रहते हैं। HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उसकी वजह से, ठीक है। केरोसिव इंजरी इन द स्वेलोइंग स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर किसी ने केरोसिन ले लिया है उसकी वजह से हो सकता है। डिक्रीज मूवमेंट ऑफ मसल, अगर आपका मसल का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। एक्लोचेजिया हो सकता है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम, इसमें क्या होता है, डिस्पेप्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, डिस्पेप्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, निगल में प्रॉब्लम होना। सेंसेशन ऑफ मास इन थ्रोट, आपके जो थ्रोट एरिया है, ठीक है, उस एरिया के अंदर आपको मास लाइक स्ट्रक्चर फील होगी। ओडिनोफेजिया होगा, रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड विद फाउल। नेक्स्ट आता है वेट लॉस होता है, हेड बर्न होता है, पेन थ्रोट और बैक एरिया के अंदर पेन होता है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, इसमें क्या देखते हैं, पेशेंट हिस्ट्री देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन देते हैं, बेरियम मिल टेस्ट करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, बायोप्सी ड्यूरिंग एंडोस्कोपी, जब एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो बायोप्सी सेल ले लेते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ब्रोंकोस का विजुअलाइजेशन करते हैं। फर्स्ट आता है स्टेज फर्स्ट, स्टेजिंग फर्स्ट में क्या देखते हैं, कैंसर इज फाउंड ओनली द टॉप लेयर ऑफ सेल लाइनिंग, मतलब जो टॉप लेयर होती है सेल्स लाइनिंग इसोफेगस की उनमें ही फाउंड होता है स्टेज फर्स्ट में। स्टेज सेकंड में क्या होता है, कैंसर इज इन्वॉल्व डीपर लेयर ऑफ लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फ नोड, मतलब कैंसर है वो इन्वॉल्व होता है। पहले क्या, जो टॉप लिविंग होता है फर्स्ट स्टेज उसमें टॉप लिविंग में होता है। सेकंड में क्या होता है, कैंसर इन्वॉल्व डीपर लेयर ऑफ लाइनिंग ऑफ, जो डीपर लेयर होती है डीप में होती है इनर लाइनिंग, ठीक है, इसोफेगस उनमें, और स्प्रेड नियर बाय लिम्फ नोड में भी होता है कर। फिर आता है स्टेज साइड में क्या होता है, कैंसर हैज इन्वेड इनटू द वॉल ऑफ इसोफेगस एंड स्प्रेड नियर द टिश्यू एंड लिम्फ नोड, मतलब कि जो वॉल होती है इसोफेगस उनमें स्प्रेड होता है, फिर टिश्यू के अंदर और लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड हो जाता है। फिर आता है स्टेज 4, कैंसर हैज स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, लीवर, लंग, बोन, ब्रेन, मतलब थर्ड स्टेज तक तो इसोफेगस में ही स्प्रेड होता रहता है। फिर क्या होता है, बॉडी, लीवर, लंग्स और बोन के, ब्रेन के अंदर भी स्प्रेड हो जाता है। फिर आता है मैनेजमेंट, अफोर्ड न्यूली डायग्नोस्टिक पेशेंट, प्रिपेयर ऑपरेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी फॉर 4 to 6 वीक, मतलब
फॉर न्यूली डायग्नोस पेशेंट के लिए क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी। प्री ऑपरेटिव पेशेंट कॉम्बिनेशन हो देंगे, जो प्री ऑपरेटिव पेशेंट है उसको क्या करेंगे, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी 4 से 6 वीक तक देंगे। फॉलोवाइड पीरियड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन फॉर 4 to 6 वीक, लास्टली सर्जिकल इसोफेगस। जब तक कि सर्जरी 4 वीक से लेके मेडिकल इंटरवेंशन कब तक देंगे, 4 to 6 वीक तक, और लास्टली 4 वीक तक, जबकि लास्टली सर्जिकल इसोफेगस मैनेजमेंट ना हो जाए तब तक। फिर आता है सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं, इसोफेजियोटोमी। इट इज रिमूव द इसोफेगस। इसोफेगोटोमी के अंदर क्या होता है कि रिमूव कर देना इसोफेगस को। फिर इसोफेगस ट्रेस्टोमी, मतलब रिमूव ऑफ पोर्शन ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस का एक पोर्शन रिमूव कर देते हैं जहां पे कैंसर, एंड एनास्टोमिस ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इसोफेगस, और बाकी का जो पोर्शन बचा है उसको स्टोमक के साथ जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं इसोफेगस ट्रेस्टोमी। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। इट इज यूज टू एंटी कैंसर ड्रग टू किल कैंसर सेल। कीमोथेरेपी मतलब इसको बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग जो किल करती है कैंसर सेल से, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। कैन बी कंबाइन विद रेडिएशन थेरेपी, इसको कंबाइन थेरेपी रेडिएशन थेरेपी के साथ भी दिया जाता है। टू श्रैंक द ट्यूमर बिफोर सर्जरी, मतलब श्रैंक मतलब जो ट्यूमर है उसको सिकुड़ने के लिए, उसकी साइज को कम करने के लिए देते हैं सर्जरी से पहले। फिर आता है मिथोट्रेक्सेट, फ्लोरोरेसिल, डोक्सारूबिसन और सिस्प्लास्टिन। ये क्या होती है, कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है। फिर है लाइट टू डिस्ट्रॉय कैंसर टिश्यू विद द यूज ऑफ हायर इंटेंसिटी, मतलब लाइट का यूज करेंगे हायर इंटेंसिटी की, जो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी कैंसर टिश्यू को। टू रिलीव ब्लॉकेज, जिससे क्या होगा, रिलीव होगा ब्लॉकेज इसोफेगस का। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ हाई एनर्जी एक्सरे टू किल द कैंसर सेल, मतलब हाई एनर्जी यूज करते हैं, एक्सरे यूज करते हैं तो किल द कैंसर सेल। फिर है नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव केयर टू पेशेंट विथ हाई प्रोटीन, मतलब प्रोवाइड करते हैं प्री ऑपरेटिव केयर पेशेंट को विथ हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट एंड एज टॉलरेटेड, मतलब कि प्री ऑपरेटिव केयर देते हैं, हाई कैलोरी प्रोटीन हाई टॉलरेट, जिसको वो सहन कर सकता है ऐसी डाइट उसको देते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कैन बी गिवन इफ ऑर्डर, मतलब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दे सकते हैं। टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब होता है एलिमेंट्री के ना सीधा एलिमेंट्री ट्रैक में देते हैं अपन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जब आपको आईवी का यूज नहीं कर, इसमें आपकी जो सेंटर वेनस लाइन है, ठीक है, जुगुलार वेन है, ये यूज करते हैं टीपीएन के अंदर। इफ द पेशेंट कैन नॉट स्वालो एट ऑल, जब अगर पेशेंट स्वालो नहीं कर पाता, इसोफेजियल शंट में बी इंसर्टेड टू कीप इसोफेगस पोटेंट। आप क्या करोगे, अगर पेशेंट स्वालो नहीं कर पाता तो इसोफेजियल शंट डालोगे जो सीधा इंसर्ट करोगे, कीप इसोफेगस को खुला रखने में मदद करेगा। और नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब नेसेसरी टू कंटिन्यू फीडिंग, टाइम में भी रिक्वायर गैस्ट्रोक्टोमी। तो क्योंकि आप एक क्या करोगे, शंट डालोगे, अगर वो स्वालो नहीं कर पाता तो इसोफेजियल शंट डालोगे, और उसके बाद क्या करोगे, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करोगे जिसके थ्रू पेशेंट को फीडिंग मेंटेन होती रहेगी जब तक गैस्ट्रोक्टोमी नहीं हो जाती। फिर आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव गिवन आईवी फ्लूइड एज, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी होने के बाद आप क्या आईवी फ्लूइड दे सकते हो। मॉनिटर द प्रेशर, टीपीआर टू अर्ली और ऑनसेट हेमरेज इन्फेक्शन एस्पायरेशन एनास्टोमिस लीकेज। आप क्या करोगे, वाइटल साइन और टीपीआर बीपी को असेस करते रहोगे ताकि कोई हेमरेज इन्फेक्शन एनास्टोमिस लीकेज का आपको अनुमान लग सके। फिर एक केयर ऑफ क्लोज चेस्ट ड्रेनेज, नेसोगैस्ट्रिक सक्शन, पेरिनियल फ्लूइड थेरेपी, गैस्ट्रिक इंटुप्शन पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब आपको क्या करना है, क्लोज चेस्ट ड्रेनेज की केयर करनी है, नेसोगैस्ट्रिक सक्शन करना है, पेरेंटल थेरेपी को ध्यान रखना है, गैस्ट्रिक इंटप्शन जो भी आपने इंसर्शन किया है ऑपरेटिव साइड को आपको देखना है, केयर करनी है। डू नॉट ट्राई टू इंसर्ट द एनजी ट्यूब एज इट में इंजरी एनास्टोमोसिस, मतलब आप क्या करें, अगर एनजी ट्यूब डिस्प्लेस हो गया तो उसको वापस रीइंसर्ट ना करें, क्योंकि इस वजह से क्या हो सकता है, एनास्टोमोसिस जो भी आपने इंसिजन किया है स्टोमक और इसोफेगस की सर्जरी आपस में मिला है, वहां पे क्या हो सकता है, इंजरी के चांस होते हैं। वंस फीडिंग स्टार्ट, इंक्रीज पेशेंट ड्रिंक स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर, अगर फीडिंग स्टार्ट कर दी आपने तो सिप्स ऑफ वाटर इंक्रीज कर देना चाहिए और लेटर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर फूड पेशेंट को देना चाहिए। आफ्टर ईच मिल्क पेशेंट रिमेन अप राइट ऑफ फ्रॉम एटलीस्ट 2 आवर टू अलाउ फूड मूव, मतलब आफ्टर ईच मिल्क पेशेंट, प्रत्येक बार दूध मिल्क देने के बाद
पेशेंट को रिमेन रखना है राइट एटलीस्ट 2 आवर, अलाउ फूड को मूव करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार दे दे उसके बाद 2 आवर आफ्टर ही देना है, ठीक है, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो सके। ये थे आपके डिसऑर्डर।